प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। छात्रों आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। छात्रों यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और यह चैप्टर आपका बेस है, आधार है। क्योंकि यह चैप्टर जब आप अच्छा से बना जाएंगे तो आगे के चैप्टर को भी आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कंडीशन दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 4 समीकरण दिए गए हैं। उन चारों समीकरण में आपको पता करना है कि कौन सा समीकरण अद्वितीय हल की स्थिति में है, या अपरिमित रूप से हल की स्थिति में है, या कोई हल की स्थिति में नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आपको सारणी दिया गया है मैथ के बुक में, उसको मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारणी है और यह सारणी आपको आपके बुक में 51 पेज नंबर पे मिलेगा। सारणी नंबर देख सकते हैं 3.4 है और इस कंडीशन को मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर कोई समीकरण a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में है तो उसका केवल एक हल होगा, ठीक है। यानी उसका ग्राफ जो होता है उसे हम प्रतिच्छेदी करती रेखाएं कह सकते हैं। तो ग्राफ यहाँ डिस्कस नहीं करना है बल्कि उसका हल चूज करना है। केवल एक हल होगा और वह अद्वितीय होगा, लेकिन याद रखना वो संगत भी कहलाएगा। वही बात हम करते हैं अगर कोई समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की स्थिति में है तो वो जो समीकरण होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी उस समीकरण का हल कैसा होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, सॉरी कितने हल पूछे तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहिएगा, और कैसा होगा तो आप कहना संगत होगा, ठीक है। वही बात करते हैं अगर कोई भी समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की स्थिति में है तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा और यह समीकरण असंगत होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अद्वितीय हल की स्थिति में जो भी होगा उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि के रूप में हल ज्ञात कर लेना है। तो ये होता है अद्वितीय हल की स्थिति a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो हम पहला ही प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहला प्रश्न कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या मान सकते हैं a1/a2 और बराबर b1/b2 की स्थिति में, क्योंकि पहला वो a1 होता है। तो हम लिखते हैं a1 बराबर x है ना, तो आपको x नहीं लिखना है, यानी चर नहीं लिखना है, बल्कि इसमें जो अचर छिपा है वो लिखना है, क्योंकि अचर इसमें छिपा रहता है। तो एक हम लिख दिए a1, एक हो गया a1 हो गया। अब b1 लिखते हैं। b1 यहाँ क्या है 3 है। b1 क्या होगा 3y, तो y तो नहीं लिखना है, लेकिन याद रखना कि 3 के आगे क्या माइनस का चिन्ह है, यानी माइनस का 3 हमें लिखना ही पड़ेगा, ऋणात्मक। अब वही बात करते हैं c1 की। तो c1 हमारे पास क्या है 3 है, वो भी माइनस का 3, तो हम लिख देते हैं माइनस का 3। अब बात करते हैं a1/a हो गया, a1 b1 c1 हो गया। अब दूसरे समीकरण में सब होगा a2 b2 और c2। तो a2 यहाँ पे कितना है भैया, a2 यहाँ पे है 3, b2 कितना है तो b2 हमारे पास है -9, c2 कितना है तो c2 हमारे पास है -2। मैंने लिख दिया, राइट। अब हम उसी पे तोड़ते हैं a1/a2 की स्थिति में, यानी a1/a2 बराबर, तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू कितना है 3 है, तो हम लिखते हैं 3। अब b1/b2, तो b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -9 है। काटो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 की 9 काटो, एक ऊपर क्या कैरी नहीं, सॉरी वो एक बचता ही है 1/3।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 आ जाए। वहीं हम बात करते हैं C1/C2 की, तो C1/C2 में आप देख सकते हो C1 कितना है, तो C1 हमारे पास है -3 और C2 है -2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। तो बराबर कहाँ तक है सबसे पहले इसमें देख लो। तो आप कहोगे A1/A2 की वैल्यू और B1/B2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं है मान। तो हम इसको लिख सकते हैं इस स्थिति को कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस समीकरण का हल कैसा है, इसमें देखो पूछा अद्वितीय हल होगा या जिसका कोई हल नहीं होगा या किसका परिमित रूप से अनेक हल होगा। तो भाई इसका मैं बता दूं, इसका जो है कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा पहला का। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं है तो वाजिब गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात भी नहीं करना है, नहीं होगा, नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला सोल्व हो गया। वही हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन को भी हम जांच कर लेते हैं कि क्या है इसका, है ना। तो देख लेते हैं, मैं इसको ऐसे, है ना, मोड़ दिया हूँ। तो दूसरा प्रश्न में इस पे एक को इसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा समीकरण को, तो हम ठीक कर लेते हैं। ये 2x + ky और बराबर में 5 है ना, पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा और बराबर में 0। समीकरण 1 हो गया ये। वही बात करते हैं, इसको भी ठीक करो। 3x तो 3x है, प्लस के 2y है ना, तो 2y लिखो और प्लस के 8 है ना, पक्षांतर करेंगे तो -8 होगा, बराबर में 0 लिख लो। ये समीकरण 2। फिर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 पे तुलना करेंगे। देखो ऊपर जितना भी A1 B1 C1 है, नीचे A2 है B2 है और C2 है, तो हम उसमें डायरेक्ट तुलना करते हैं A1/A2। तो A1 हमारे पास कितना है, 2 है और A2 कितना है, 3 है। ठीक है, x वाले चर मान नहीं लेते हैं, अचर ही लेते हैं। वही बात करते हैं B1/B2 की, तो B1 कितना है भाई, तो B1 हमारे पास y है, लेकिन y में एक छिपा रहता है, एक लेना ही पड़ेगा। B2 कितना है, यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ओके, वही बात करते हैं C1/C2 की, तो C1/C2, C1 कितना है, -5 है ना, -5 लिखो और C2 कितना है, -8 है तो माइनस कैंसिल। अब देखो कहाँ तक ये बराबर है भाई। A1/A2 की वैल्यू 2/3 और B1/B2 की वैल्यू 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब बताइए इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में समीकरण का क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफ कह रहे वज्र गुणनखंड विधि से। तो अब जो आप सीखने वाले वज्र गुणनखंड विधि, तो ध्यान से देखना। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत हार्ड है। नहीं, हार्ड नहीं है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी गलत लिखा हुआ है। बस मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ इसके सामने गलत लिखा है, इसको मैं सही करूंगा। सबसे पहले जब वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको करना क्या है, पहले x लिख लेना है, फिर y, फिर 1 लिखना है। सभी के नीचे बटा बटा और बटा लगा देना है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और आपको क्या करना है, एक एक करके जैसे x वाले भाग में लिखना है BC रन BC, यानी BC माइनस BC आपको लिख देना कुछ इस तरीके से कि BC में से BC घट रहा है। y में लिखना है CA से CA घट रहा है, यानी CA माइनस CA, और 1 में लिखना है AB माइनस AB। बस इतना लिख देना है। याद रखना BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। ये याद रखोगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब आपको करना क्या, सभी में 12 21 12 21 12 21 आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 12 ओके 21 12 21 आपको डाल देना है, 12 21 12 21। तो इससे क्या पता चला कि हो गया B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, और ये हो गया C1 A2 माइनस C2 A1, और ये हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरीके से हो जाता है फॉर्मूला। तो मैंने लिख दिया। अब हम इसी फॉर्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि A1 क्या है हमारे पास और B1 क्या है, सब तो इसमें जानकारी है दी हुई।
तो हम फॉर्मूला की मदद से सबको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा कहता है x पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या x है ना, तो हम लिखते हैं x, बटा लगा देते हैं। बटा लगाने के बाद फॉर्मूला कहता है कि b1 इंटू C2 लिखना है, b1 इंटू C2। तो b1 की वैल्यू कितना है, देख लो भाई, b1 1 है और गुना लगाओ क्योंकि इसमें गुना छिपा ही रहता है। तो C2 कितना है भैया, C2 हमारे पास माइनस के 8 है ना, तो हम लिखेंगे माइनस के 8। फॉर्मूला कहता है फिर माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, फिर फॉर्मूला यहाँ पे दिया b2 इंटू C1, तो b2 की वैल्यू कितना है 2 और गुने में C1 की वैल्यू कितना है माइनस का 5, तो हम लिखेंगे माइनस का 5, बराबर लगाओ। अब y लिखो और बटा लगाओ, y में लिख दिए। फिर C1 A2, तो C1 कितना है, तो भाई C1 है 5 और गुने में A2, तो A2 की वैल्यू कितना है भाई, तो A2 की वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे 3। ओके, फिर आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है माइनस, तो हम लिख देते हैं माइनस। ओके, फिर लिखना है फिर C2 A1, तो C2 की वैल्यू कितना है भाई, C2 की वैल्यू माइनस के 8 है ना, तो भाई लिख देते हैं माइनस के 8। लो माइनस का 8 यहाँ कोष्ट ले लेते हैं और गुने में C2 और A1 है, तो A1 यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देते हैं। फिर बराबर 1 है तो 1 लिखो। उसके बाद हम करते हैं कि A1 B2 है, तो A1 की वैल्यू 2, गुने में B2 की वैल्यू 2 है, माइनस A2 B1 है, तो A2 की वैल्यू कितना, A2 की वैल्यू 3 और गुने में B1 की वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिखो। मैंने लिख दिया, सारे फॉर्मूला पे मैंने सेट किया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। गुना करते हैं माइनस 8 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 8 और माइनस माइनस पर हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 है ना। और इधर ये सबको सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस 8 गुना 16 हो जाएगा। और इधर सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और माइनस के 3 एकम 3। ये इसके नीचे मैंने लिखा है, ध्यान रखना, बट्टा उट्टा नहीं लगाया मैंने। अब हम लगाएंगे x और बटे में माइनस 8 और प्लस के 10, तो हो जाएगा 2 बराबर y है ना, y और बटे में 15 और 16। ये यहाँ पे मैंने सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया था। क्या किया था, देखो ये जो फॉर्मूला में C1 था, तो C1 की वैल्यू माइनस का 5 है, क्योंकि मैंने यहाँ काटा था तो ये प्लस हो गया, तो मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ ये माइनस का 5 था वैल्यू C1, तो हम लोग यहाँ से भी आप देख सकते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस अगर लगाएंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर इधर लिखो, 1 है तो 1 लिखो। और इधर क्या होगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, 1 होगा, ये आ गया। अब देखो ये मान इसके बराबर लिखेंगे और ये मान इसके बराबर लिख देंगे, सभी के बराबर हम लिख देते हैं। तो लिख देते हैं इसको कुछ इस तरीके से, x/2 बराबर 1/1 और इधर लिखते हैं y/1 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो एक से 1 में गुना करेंगे तो x और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये आंसर है। और y बराबर ये 1 हो जाएगा, y से 1 में गुना तो y, 1 से 1 में गुना तो 1, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो आपके पास जो आंसर होगा 2 होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों आंसर होगा आपके बुक में, ठीक है। तो आई होप कि यह प्रश्न आप समझ गए हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न लेते हैं इसी का। अब तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की मदद से, है ना। तो चलिए देखते हैं, A1 है, B1 है और ये C1 है, ये A2 है, B2 है और ये C2 है। इसको इधर ले आएंगे खींच करके, जैसे हम ले आते हैं इसको, जैसे 3x है, माइनस के 5y है, प्लस का 20 है ना, पक्षांतर करेंगे माइनस का 20 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। और बात करते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 6x माइनस के 10y और माइनस के 40 बराबर में 0, ये समीकरण 2 हो गया, राइट। A1/2 सबके बट्टे में रखोगे, ये 3 A1/2 तो यानी 3/6 हो गया, बराबर ये काट लो, काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 कट गया, यानी 1/2 आ जाएगा, है ना, बराबर B1/B2 तो यानी माइनस के 5 बटा माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूना 10 तो 1 जाएगा ऊपर, तो ये हमारे पास ये भी 1/2 हो जाएगा, बराबर C1/C2
मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करना, लिख करके पूरा अच्छे से, है ना। -40 बटे माइनस के -20 बटे माइनस के 40 हो गया ना। माइनस 20 गुना 40 एक जाएगा ऊपर। तो ये सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/A2 बराबर C1/C2 आ गया। तो इसका हल क्या होगा? परिमित रूप से अनेक। इसका हल कैसा होगा? परिमित रूप से अनेक हो जाएगा। ये आपके बुक में आंसर दिया होगा तीसरा का, राइट, यानी पहला का तीसरा। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लो भाई, इसी को हम सॉल्व करते हैं चौथा को। चौथा नंबर में ये है। इसको A1 हमारे पास क्या है लिख लेते हैं। A1 जो हमारे पास है वो है x, तो इसमें लिखेंगे 1, ठीक है। अब बटे में A2 हमारे पास कितना है? A2 हमारे पास है A1 ये है, और A2 तो नीचे वाला हो जाएगा ना, तो A2 हो जाएगा 3, तो हम लिख देते हैं 3 हो गया। B1 बटा B2, B1 की वैल्यू कितना है? B1 माइनस के 3 है, और B2 की वैल्यू माइनस के 3 है। माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 कट गया, तो बराबर 1/1 आ गया। वही बात करते हैं C1 बटा C2 की। तो C1 हमारे पास वही -7 और बटे -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 7/15। अब देख लो भाई, यहाँ पे गौर से वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो क्योंकि देखो A1/A2 का वैल्यू 1/3 है, B1/B2 का वैल्यू 1/1 है, दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस प्रकार का जब समीकरण होता है तो वो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल हो गया। अब हम क्या करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से इसको हम ज्ञात करेंगे, इसका आंसर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, वज्र गुणनखंड विधि आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम पुट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लो, ओके, x है ना, तो हम पहले लिखेंगे x बटा लगाइए। B1 है भैया, B1 की वैल्यू -3 है, तो हम लिखेंगे -3 और गुणे में C2 है। C2 की वैल्यू -15 है, तो लो भैया -15, फिर माइनस है तो माइनस लिखो। B2 है, तो B2 की वैल्यू -3 है, तो हम लिखते हैं -3 और गुणे में C1 की वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं C1 की वैल्यू -7 है, तो हम लिखेंगे -7 बराबर y बटे, चलो C1 है, C1 की वैल्यू कितना है? ये C1 की वैल्यू देख लो -7 है, तो हम लिखेंगे -7 और गुणे में A2 की वैल्यू कितना है? A2 की वैल्यू 3 है ना, तो लिखेंगे 3 माइनस C2 की वैल्यू कितना है? तो देख लो यहाँ पे C2 की वैल्यू ना, C2 की वैल्यू -15 है, तो हम लिखेंगे -15 और गुणे A1 की वैल्यू कितना है? तो A1 की वैल्यू 1 है, तो लिखेंगे 1 बराबर, अब बचा 1, तो 1 और बट्टे में A1 की वैल्यू कितना? 1 और गुणे में B2 की वैल्यू कितना है? तो B2 की वैल्यू -3 है, तो हम लिखेंगे -3, ये माइनस पहले से A2 की वैल्यू, फिर A2 की वैल्यू 3, तो 3 लिखो और गुणे में B1 की वैल्यू कितना है? तो B1 की वैल्यू -3, तो हम लिखेंगे -3, है ना। तो मैंने लिख दिया, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये x है, तो x लिखेंगे और बटा में माइनस माइनस प्लस होगा, 15 कितना होगा? 45, तो मैंने लिखा 45 माइनस माइनस प्लस 7 के 21, ये भी हो जाएगा -21। देख लो गौर से, माइनस माइनस प्लस हुआ, अब प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा, बराबर y बटे में 7 के 21 यानी -21 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 15 कम 15 बराबर 1 और बटे में 3 एकम 3 भी -3 माइनस का 3 तिहाई 9, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस में 3 तिहाई 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, x बट्टे में 45 में से 21 घटा दो, तो ये 4 और ये 2 24 हो जाएगा, बराबर y 15 में से 21 घटा दो, तो ये तो गड़बड़ है, माइनस का बचेगा।
चलो माइनस का लिखते हैं, माइनस का 6, 6 तो माइनस का 6 बराबर में 1 बटे में 9 में से -3 घटाओ 6 बचेगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करते, ये इसके हवाले और ये इसके हवाले, तो हम बांट देते x बट्टे में 24 है ना, बराबर 1 बट्टे में 6, और यहाँ पे y माइनस के 6 और बराबर 1 बट्टे 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। इधर भी 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 6 चौके 24 काट सकते हो डायरेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 आंसर। इधर क्या हो जाएगा, y से 1 में गुना करेंगे तो y, माइनस 1 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1। ये आंसर हमें प्राप्त हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे यह क्वेश्चन। आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा गया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 समीकरण हैं और इन समीकरण में a और b का मान आपको बताना है, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन है, तो वो कंडीशन लागू करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लागू करने से पहले हम इस समीकरण को ज़रा हम अच्छे से ठीक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि 2x + 3y बराबर 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस के 3y, और यहाँ पे देख रहे प्लस का 7 है, बराबर से इधर लाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 होगा, और बराबर में हम रख देंगे 0। ये इक्वेशन 1 हुआ, यानी समीकरण 1 हो गया। वही बात करते हैं यहाँ पे दूसरे को भी हम ठीक कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस के b इंटू एक्स, और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के b इंटू में y। ओके, और यहाँ पे देखिए बराबर में क्या है, ये सारे के सारे हैं, तो ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, तो माइनस के हम लिख सकते हैं 3a प्लस में b और माइनस के 2 बराबर में 0। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, मैंने समीकरण 2 लिख दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बस यहाँ पे आपको कंडीशन लागू करना होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या है, तो इसका हम लागू करने बहुत सिंपल है, वो है a1 बटा a2, क्या है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये हमारा प्रश्नानुसार है, क्योंकि प्रश्न से, कंडीशन तो यही है, प्रश्न से हमारा यही कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसी पे हम पुट करेंगे। तो याद रखना कि a1 हमारे पास क्या है, पहला जो है a1 है, दूसरा b1 है और तीसरा c1 है। दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 है, तो हम इसी पे लागू करके लिख लेते हैं a1 बटे a2। तो a1 के जगह पे कितना लिखेंगे 2x, लेकिन x इसमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अचर मान लिया जाता है, तो 2 लेंगे, तो हम लिखेंगे 2, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 लिख दिए, और बट्टा में लिखेंगे a1 बटे a2। तो a2 हमारे पास है a माइनस के b, हम x वाले को छोड़ देंगे, बराबर b1 बटा b2, यानी 3 बटे में a प्लस में b, ठीक है, बराबर c1 बटा c2। तो c1 हमारे पास क्या है माइनस के 7, और बटे में लिखेंगे माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2, मैंने लिख दिया, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, कंडीशन तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पे हमने लिख दिया। कंडीशन निकालने के लिए आपको क्या, ये वाला इसके बराबर रखो और ये वाला इसके बराबर लिख दो, ठीक है। इससे 2 समीकरण हमें निकल के आ जाएंगे। तो हम कर लेते हैं बराबर, है ना। तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं कि 2 बटे में a माइनस के b, है ना, बराबर 3 बटे में a प्लस के b, ठीक है। अब एक बार और कर लेते हैं कि 3 बटे में a प्लस के b बराबर माइनस के 7 बटे में माइनस के 3a प्लस में b और माइनस के 2,
ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। तो गुना करेंगे 2 से इस सभी में और 3 से इस सभी में, तो गुना कर लेते हैं। 3a माइनस के 3 से b में गुना करेंगे तो 3b, और बराबर में इस साइड गुना करेंगे 2a, हाँ 2 से a में गुना करें तो 2a, प्लस में 2 से b में गुना करेंगे तो 2b। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं। 3a माइनस के 3b और प्लस के है ना, सब इधर लाएंगे तो पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2a और प्लस का ये 2b है, तो माइनस का ये भी 2b हो जाएगा। बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 3a में से है ना माइनस के 2a घटेगा तो एगो a बचेगा। अब माइनस के 3b और माइनस के 2b, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 5b, यानी माइनस जब समान चिन्ह हो तो संख्या ऐड होता है और उसका चिन्ह छोड़ा जाता है। तो माइनस के 3b माइनस के 2b माइनस के 5b बराबर में 0। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, आर पर गुना। 3 से इस समय गुना करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो पहले। 3 से इसमें गुना करेंगे 3 तिहाई 9a, प्लस में 3 से b में गुना करेंगे तो 3b, और माइनस के 3 दूनी 6। फिर बराबर में इधर गुना करेंगे तो 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7a, और प्लस में 7b। देखिए a जो है ना, मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ, इस तरीके से भी लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सबको पक्षांतर कर लेते हैं। तो 9a प्लस में 3b और माइनस के 6, प्लस का है ना पक्षांतर में तो माइनस के 7a, प्लस है माइनस के 7b बराबर में 0। राइट, 9a में से 7a घटेगा तो 2a बचेगा। 3b में से 7b घटेगा, है ना, तो माइनस के कितना 4b बचेगा। और ये माइनस का 6 है, पक्षांतर में बराबर से इधर ला देते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कोई भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि a और b का मान हमें ज्ञात करना ही है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 तथा 4 से आप लिख दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले जो समीकरण है हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक मान को गायब करना होता है, क्योंकि विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते थे, मान को गायब करना होगा। अगर a वाले को हम गायब करना चाहते हैं तो मान को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2a है ना और यहाँ a है, तो बराबर करने के लिए इस समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 2a, और माइनस के 2 से इसमें गुना करो 5 दूनी 10b, और बराबर 0 से 2 में गुना तो 0। अभी इसको लिख दो 2a माइनस के 4b बराबर में 6, बराबर हो गया ये वाला मान। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं घटाने पर लिखे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये आपस में कैंसिल, कट गया। अब माइनस का 10 भी और ये प्लस का 4 भी, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 6b बराबर में कितना हो जाएगा, ये भाई तो माइनस का ही रहेगा, माइनस का 6। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, 6 एकम 6, है ना। तो b की जो वैल्यू आ गई 1। ठीक, b की वैल्यू 1 आ गई। b का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं, b का मान है ना समीकरण किस में रख दे, तो हम समीकरण रख देते हैं 1 में, 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो 3 क्या a है, तो a माइनस के 5 भी, तो 5 और गुने में b के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 और बराबर में 0। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, देख लो a है तो a लिखो, बराबर तो बराबर 0 का छोड़ो, -5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 ही होगा, और -5 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 होगा, एक स्टेप आगे हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं a का मान 5 और b का मान 1, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ शुरू से। ठीक है, तो ये देख लो भाई, इस तरीके से नोट कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली तो आइए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझने की पूरी कोशिश करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कहता है कि यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरण में k का कौन सा ऐसा मान होना चाहिए जिसमें युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए, है ना, यानी इस समीकरण का कोई हल ना हो। तो वो हमें k का मान निकाल लेना है। निकालने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो ये जो 1 है इसको पक्षांतर करना ही पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस के y तो y, और बराबर में 1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 होगा, बराबर में 0। ये व्यापक वर्ग जो समीकरण होता है उसके अकॉर्डिंग यह तोड़ा गया है, राइट। अब हम करेंगे क्या, इस समीकरण को भी तुलना कर लेते हैं। इसको ये समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 को हम लिखेंगे क्या, 2k माइनस का 1 इंटू एक्स और प्लस में k माइनस के 1 इंटू में y, और ये बराबर है ना, ये बराबर है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 1 और ये कोष्ठ में रख देना, ठीक है, बराबर में हो गया 0, राइट। और ये मान लेंगे समीकरण 2। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कहता है कंडीशन क्या है कि समीकरण के युग्म का कोई हल ना हो। जब ये कंडीशन है कि समीकरण का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो ये प्रश्नानुसार है, ये प्रश्न से है, यहाँ से प्रश्न से यही कहता है कि कोई हल ना हो। कोई हल ना हो तो इसका कंडीशन क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, राइट। तो इसी पे हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे देख लेते हैं। इसमें हम पुट करते हैं a1 हमारे पास समीकरण में a1 हो गया 3, ये b1 हो गया y में 1 छिपा रहता है और c1 हो गया माइनस का 1। उसी तरह से a2 हो गया 2k माइनस 1, b2 हो गया k माइनस 1 और c2 हो गया 2k प्लस 1। ये हमारे पास हो गया, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं। a1 के जगह पे लिखेंगे 3x नहीं लेंगे, इसमें चर वाला नहीं लेते हैं, अचर ही लेंगे। तो 3 बटे में a2 हमारे पास क्या है 2k माइनस के 1, राइट। और बराबर में b1 कितना है, तो b1 हमारे पास y है ना, तो इसमें 1 छिपा रहता है तो हम 1 लिखेंगे, राइट, b1। अब b1 के बट्टे में b2, तो b2 हमारे पास क्या है k माइनस के 1 मैंने लिख दिया, बराबर नहीं, उसके बाद है c1 बटा c2। तो c1 हमारे पास है माइनस का 1 और c2 हमारे पास क्या है, तो c2 हमारे पास है माइनस का 2k प्लस 1, माइनस का 2k प्लस में 1, ठीक है। अब देखो इसको हमें इग्नोर कर देना है, बराबर से इधर ये नहीं है तो इसको इग्नोर कर देना। यहाँ से हमें आंसर निकलेगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, आर पर गुना, इससे इसमें इससे इससे गुना करेंगे 3 से k में तो 3k हो जाएगा, माइनस के 3 एकम 3 और बराबर में इससे गुना करेंगे तो 2k और माइनस का 1। k वाले को एक साइड कर लेते हैं तो 3k और माइनस का ये प्लस का 2k, माइनस पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 3 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटेगा तो 1k बचेगा, इसमें 1 छिपा ही रहता है, 1k बच गया, यानी 3 गो k में से 2 गो k घट रहा है तो 1 गो k बचेगा ना, बराबर माइनस का 1 घटेगा प्लस के 3 में से तो 2 बचेगा। तो हमने देखा k की वैल्यू 2 आ गई, तो k के इसी मान के लिए 2 जो मान होगा इस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आई होप कि ये प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना, इस तरीके से उठा लेना, नोट कर लेना, ठीक है। बाकी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। सभी वीडियो का जो है ना चैप्टर का वो प्लेलिस्ट बना है, या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक। सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाना है, एक प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा वज्र गुणनखंड विधि से। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये भी आपको कथन बता देना है। यानी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो अच्छा लगे उस विधि को उपयुक्त मान करके आपको बता देना है।
तो दोनों विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये जो दो इक्वेशन दिए गए यानी दो समीकरण दिए, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इनको हम ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान। तो चलिए लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, किसी एक मान को पहले ज्ञात कर लेना होता है। तो समीकरण 1 है ना, यहाँ 8x है तो पहले लिख लो 8x, ठीक है। पहले जैसा वैसा हूबहू मैंने ज्यों का त्यों उतार लेता हूँ, ठीक है। ये समीकरण 1 है और यहाँ पे मैं नोट करता हूँ 3x प्लस के 2y इक्वल 4, ये समीकरण 2 है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं तो समीकरण 2 में भी x की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। अगर y की वैल्यू निकालेंगे इधर तो यहाँ भी y की वैल्यू निकालना होता है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों समीकरण में। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 8x बराबर में ये 9 है तो 9, ये प्लस का 5y है, इसका पक्षांतर करेंगे यानी बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये 8 और x में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है, बीच में गुणा छिपा रहता है जो दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये x है तो x लिखो और बराबर में 9 है तो 9 लिखो, माइनस के 5y है तो माइनस के 5y लिखो। आपको पता होगा कि जब गुणा में कोई संख्या होता है, अगर बराबर से इधर आते यानी पक्षांतर होता है तो वो बट्टा में चला जाता है यानी भाग के रूप में चला जाता है। तो x की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गई। सेम वही कंडीशन यहाँ भी लागू करना है, यहाँ भी x की वैल्यू प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 3x तो 3x बराबर 4 है तो 4 लिखो और ये प्लस का 2y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस के 2y और बटा में आ जाएगा, ये 3 गुना में है तो बटा में आ जाएगा पक्षांतर होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ भी x की वैल्यू, यहाँ भी x की वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी का मान किसी में भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग लिख लेना समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब हम समीकरण 1 में देख रहे हैं x की वैल्यू ये है, तो ये जो x की वैल्यू है समीकरण 2 में रख रहे हैं यानी इस x में रख रहे हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, है ना, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर मैंने लिखा। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखा जा रहा है तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा। तो 2 में दिया गया x बराबर 4 माइनस के 2y इक्वल बटे में 3 है। अब ये x की वैल्यू ये पूरा है, इस x के जगह पे ये पूरा मान रख देंगे, ठीक है। तो हम रख देते हैं इस x की जगह पे 9 माइनस के 5y अपॉन 8 इक्वल 4 माइनस 2y अपॉन 3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से बराबर क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हम करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कहो या आर पार गुना कहो या तिरछी गुना कहो या कैचिया गुना कहो, सब एक ही बात है। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा यहाँ चूज करके बोले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, 3 से इन सभी में गुना करेंगे तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, माइनस है तो माइनस लिखो, 5 तिहाई 15, y है तो y लगा दो, बराबर है या तो बराबर। अब इस 8 से सभी गुना करो, 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y। अब यहाँ से क्या करना है, जो चर वाला है उसको एक साथ करो और अचर वाले को एक साथ करो, यानी जो y वाले हैं उसको y की श्रेणी में रहने दो। तो ये माइनस के 15y है तो 15y लिख दो, माइनस के 16y बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 16y हो जाएगा और बराबर है तो बराबर लिखो, ये 32 है तो 32 लिखो। ये प्लस का है, प्लस छिपा रहता है आगे जो दिखता नहीं है, तो प्लस का 27 बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 15y 16y में से घटेगा तो कितना बचेगा, 1y, यानी 16y में से 15y घट रहा है, माइनस है ना, घट रहा है तो 1y बचा, तो मैंने 1y लिख दिया। बराबर में 32 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5। तो आपने देखा यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई, है ना। अगर यही y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, तो हम रख देते 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिया मैंने। तो समीकरण 1 यहाँ पे पहले लिख लेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ पे मैं बता देता हूँ। समीकरण 1 को हल करके मैंने ये लाया था, ये लिख देते हैं, यानी x बराबर हमने लिख दिया 9 माइनस के 5y
बटे में 8। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x है तो x लिखो, बराबर तो बराबर, 9 तो 9, माइनस तो माइनस, 5 है तो 5, बीच में गुना का संबंध है तो गुना लिख दो, और y की वैल्यू जो मैंने निकाला वो 5, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, और बट्टा में 8 है तो 8 लिख दो, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। x बराबर 9 है तो 9, 50 25 गुना करेंगे तो 25 ही होगा, और बटे में 8। अब यहाँ से x बराबर, अच्छा अब बताओ 25 में से, यानी 9 में से 25 घट रहा है, 9 में से 25 घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 25 में से 9 घटा दो, ये हो जाएगा 16, है ना। और चिन्ह है किसका, माइनस वाला का चिन्ह ज़्यादा, यानी 25 का चिन्ह ज़्यादा है, तो वो चिन्ह रख दो, माइनस का 16 हो जाएगा बटे में 8। 8 दूना 16 काट दो, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। तो आपने देखा यहाँ पे x का मान 2 माइनस का, और y का मान 5। तो ये मैंने जो सॉल्व किया वो सॉल्व किया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम सॉल्व करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। तो इसको कैसे नोट करना है मैं आपको बता देता हूँ शुरू से। ये शुरुआती है, और यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। आइए इसी को हम दूसरी विधि से हम सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और वो फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका है पीछे वाली क्वेश्चन में कि किस तरीके से याद करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ट्रिक मैंने बताया था कि पहले क्या करना, x लिख लेना, y लिख लेना, 1 लिख लेना, सभी के बीच में बटा 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 लगा देना है, और बराबर का निशान लगा देना है। फिर आपको लिखना है BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, याद रखना BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। और फिर लिख देना है 12 21 12 21 12 21, ये लिख देना है। ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इसी विधि से हम बनाएंगे, इसी फॉर्मूला से। तो वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए इस इक्वेशन को स्टिक करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये 8x है, हम लिखते हैं 8x प्लस के 5y, तो 5y लिखो, बराबर के 9 है ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण 1 रहने दो, यहाँ नहीं मानो, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसको हम ये, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, इसको भी हम लिख सकते हैं 3x, और प्लस में इसको लिख सकते हैं क्या 2y, और प्लस का 4 है, पक्षांतर करें तो माइनस का 4, बराबर में 0। और इसको हम सॉल्व करते हैं क्या, इसको सबको तुलना करते हैं व्यापक वर्ग समीकरण से, ठीक है। तो ये जो होता है ना भाई, ये A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, ये A2 B2 और C2। तो हम लिख देते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं कि A1 की जो वैल्यू है, A1 हमारे पास 8 है, x वाला नहीं लेते, यानी जो चर का मान होता है जो भी, वो नहीं लेते, सिर्फ अचर लेते हैं। चर अचर मैंने आपको बता चुका है। चर वह कहलाता है जिसका मान बदल जाए, क्योंकि किसी भी समीकरण में चर का मान बदलता है। जैसे x है तो x का मान कभी 4 भी आ सकता है, कभी 5 भी आ सकता है, कभी 6 की भी आ सकता है। तो जिसका मान बदल जाए वो चर कहलाता है। अचर किसे कहते हैं, जिसका मान न बदले। तो अचर जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब अचर है। 4 है तो 4 ही रहेगा भैया, 4 को आप 3 नहीं कह दोगे। 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 को आप 6 नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मान नहीं बदला, तो ये अचर है। और x चर है, क्योंकि इसका मान बदल जाता है, अलग अलग समीकरण में अलग अलग इसका मान है, कभी 4 कभी 5 कभी 2 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो चर और अचर से आप वाकिफ हो गए हैं। तो A1 यहाँ 8 है, और B1 हमारे पास यहाँ पे कितना है, तो 5 है, और C1 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे माइनस का 9 है, याद रखना माइनस का 9। वही बात करते A2 की, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है। वही B2 की वैल्यू हम बात करते हैं तो समीकरण 2 में B2 की वैल्यू 2 है। और C2 की बात करते हैं तो C2 यहाँ में माइनस के 4 है, राइट, मैंने लिख दिया। तो सब हमें प्राप्त हो गया। बस अब इस फॉर्मूला में सेट करके हमें आंसर निकाल देना है। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे। तो फॉर्मूला में कहता है x बट्टे B1 C2, है ना। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, x है तो x बटा लगाओ, कहता है B1 C2। तो B1 क्या है हमारे पास, B1 हमारे पास 5 है, तो 5 लिखो, और गुने में C2 है, तो C2 हमारे पास कितना, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लिख दो, मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में माइनस, तो हम लिख देंगे माइनस। फिर हमारे पास B2 C1, तो B2 हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 लिखो, और गुने में B2 हो गया C1 कितना है, माइनस का 9 है, तो लिखो माइनस का 9, ठीक। बीच में बराबर, तो बराबर लिखो, y है तो y लिखो, बट्टा है तो बट्टा लिखो। C1 A2, C1 कितना है भाई,
C1 माइनस का 9 है तो हम लिखेंगे माइनस का 9, और गुणे में A2 कितना है भाई, A2 हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे 3, और माइनस के C2 कितना है, तो C2 हमारे पास है माइनस के 4, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 4, और गुणे में लिख सकते हैं C2, और A1 है तो A1 हमारे पास कितना है 8 है तो हम लिख देते हैं 8। ये हो गया, बराबर में 1 बटे फिर है हमारे पास क्या कि A1 B2, A1 कितना है 8 है तो हम लिखेंगे 8, और गुणे में B2 कितना है 2 तो हम लिखेंगे 2, फिर माइनस A2 कितना है 3 है तो 3, और गुणे में B1 कितना है, B1 5 है तो हम लिखेंगे 5। मैंने लिख दिया। यहाँ से सॉल्व करते हैं, x बटे में 5 चौके 20, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 20, माइनस गुना करेंगे तो प्लस 9 दूनी 18, बराबर में y है तो y लिखो, और बराबर में 9 है 27, माइनस का 27 हो जाएगा, और माइनस 8 चौक 32, और माइनस प्लस का 32 हो जाएगा, और बराबर में 1 बटे में 8 दूना 16, माइनस के 5 है 15, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं x बटे में 20 में से 18 जाएगा तो 20 में से, यानी देखिए 18 में से 20 घट रहा है, माइनस के 2 कर दो, बराबर y बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये ठीक है, बराबर 1 बटे में क्या लिख सकते हैं 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, यानी x बटे में माइनस के 2 बराबर में 1 बटे 1, ठीक, और y बटे में 5 बराबर में 1 बटे 1, आर पर गुना कर दो, 1 से 1 में गुना करेंगे x बराबर माइनस 2 से 1 में गुना करके माइनस के 2, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। ठीक उसी तरह y से 1 में गुना करेंगे तो y, और बराबर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, ये भी हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। तो आपने वर्ग गुणन विधि से भी ज्ञात करना सीख लिया। आई होप से पहले ये जो 4 नंबर में कंडीशन दिया गया उसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चौथा में कई सारे सवाल दिए गए हैं, तो मैंने पहला सवाल लिया है और इस पहले सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। तो चौथा का पहला सवाल कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या ज्ञात करना है आपको, तो आपने देखा यहाँ नियत व्यय, क्या ज्ञात करना, नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, यानी 2 कंडीशन, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है आपको और नियत व्यय ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मान लेना पड़ेगा कि माना है ना, क्या करना पड़ेगा, मान लेना ही पड़ेगा आपको कि माना, यहाँ पे मान लेते कि माना है ना, माना नियत व्यय, नियत व्यय, ठीक है, हमने मान लिया x। ठीक है, उसके बाद है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो इसमें हम लिख देते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन है ना के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य, राइट, हम लिख लेते हैं y। ठीक है, तो एक को माना मैंने x और एक को माना y, तो मैंने मान लिया। अब यहाँ कंडीशन देखिए कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत बोले तो निश्चित है, यानी इसका जो किराया है कहोगे तो नियत यानी निश्चित है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी x वाले में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन y वाले में परिवर्तन होगा, क्योंकि कंडीशन देखिए कि नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किए, यानी जो भी भोजन किए होंगे वो y में जुटेगा। जैसे 1 दिन भोजन किए तो 1y है ना, 1 तो लिखा नहीं जाता है, 2 दिन भोजन किए होंगे तो 2y है ना, 3 दिन भोजन किए होंगे तो 3y, लेकिन नियत वे वही रहेगा। कहने का मतलब जैसे नियत वे x है तो ये x ही रहेगा। अब मान लेते हैं कोई बच्चा
3 दिन भोजन करता है तो वो प्रत्येक दिन अतिरिक्त में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y। x है तो नियत वे रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। अगर मान लेते हैं कोई 5 दिन भोजन करता है तो 5y हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तब तो मैंने लिखा कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वो अलग है y, तो y के साथ ऐड होगा। इस तरीके से चलेगा हमारा कैलकुलेशन, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नियत व्यय, तो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है तो कितने रुपए, 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, इतना ध्यान रखना। तो हम लिखते हैं छात्र A के लिए, किसके लिए, छात्र A के लिए, तो हम लिखते हैं छात्र A के लिए। यह हुआ प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्न से छात्र A के लिए। तो छात्र A के लिए हमारा समीकरण बनेगा, जो नियत व्यय है x है तो x लिखो प्लस में छात्र A के लिए जो हमारा अब बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 20 दिन, तो 20y हो जाएगा। और कितना रुपए पे करते हैं यानी अदा करते हैं, तो 1000 रुपये, तो हम लिख देते हैं 1000, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, ये हो गया इक्वेशन 1। वही बात करते हैं दूसरा कंडीशन कि जबकि एक विद्यार्थी B के लिए, तो अब छात्र B के लिए हम लिखते हैं, छात्र A के लिए हो गया, अब छात्र B के लिए, ठीक है, छात्र B के लिए, ठीक है। तो छात्र B के लिए आप देखते हैं अब कितना दिन भोजन करता है। अब छात्र B 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय में 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तो सेम वही रहेगा, x है तो x प्लस 26 दिन भोजन करता है तो 26y बराबर 1180 हो जाएगा, राइट। ये समीकरण 2 मान लो, ओके। तो आपने देखा यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2, यहीं से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपने देखा कंडीशन की कोई भी विधि से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कहा गया ऊपर में किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, सबसे ऊपर देखिए किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि को हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। लुप्तीकरण यानी किसी एक को गैप करना होता है। तो x वाले को हम गैप करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये आगे प्लस छिपा तो ये हो जाएगा माइनस। अब एक माइनस का x ऊपर प्लस का x आपस में कैंसिल, कट गया। 20y में से 26y घटेगा तो माइनस का 6y बचेगा, और बराबर में 1000 में से 1180 घटेगा तो 180 बचेगा, वो भी किसका, तो माइनस का। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 180 बटा में 6, 36 18 यानी 30 छक्के, कट गया तो यहाँ 30 आ गया आंसर, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आ गई भैया 30। तो आपने देखा यहाँ पे y क्या माना था, प्रति दिन के भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया, ठीक है। अब हम बात करते हैं y का मान अगर समीकरण 1 में रख दे तो हमें x का मान निकल जाएगा, या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे y का मान, है ना, समीकरण किस में रख दे, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, राइट। तो y का मान समीकरण 1 में, तो 1 यहाँ हमारे पास है x और प्लस के 20y है तो 20 लिखो, गुने में y की जगह पे 30 डाल दो, बराबर में 1000, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, x प्लस में 20 23 60 और 0 है तो 0 रख दो, 600 बराबर में 1000 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देख लो इसका आंसर निकाल देंगे, x बराबर 1000 प्लस है तो माइनस करो 600, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 400, तो हम लिखते हैं 400। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो x क्या था, x था माना नियत व्यय, तो नियत व्यय माने थे हम x, है ना। तो नियत व्यय आ गया 400 रुपये, और प्रतिदिन का अलग से जो किराया है वो 30 रुपये। तो ये हमारे पास 2 आंसर हो गए। आई होप कि यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। पीछे जितने भी क्वेश्चन था उन सभी को मैं सवाल, तो आइए हम दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने सॉल्व कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है
और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। कहता क्या है ज्ञात करने के लिए, वो देखो, कहता वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ये भिन्न कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हमें भिन्न को ही मान लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले से पता नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, यहाँ से लिख लेते हैं हल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना भिन्न बराबर। तो आपको पता होगा कि भिन्न जो होता है ना वो बट्टा में होता है। क्या होता है, बट्टा के रूप में, यानी x बटा हम y मान सकते हैं। तो x हो गया ऊपर अंश और नीचे हो गया हर। याद रखना, ऊपर क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है भाई, हर होता है। ओके, तो भिन्न मैंने मान लिया अंश बटा हर, यानी x बटे y, ठीक है। तो x हो गया अंश और y हो गया हर। अब कहता कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा, ठीक है। शर्त 1 यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कंडीशन 1 है ना। तो शर्त 1 के अनुसार हम चलते हैं। ऊपर लिखा गया कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भाई अंश से 1 घटाया जाता है, अंश क्या x है, तो x में से 1 घटा दो, ठीक है। y जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे आर पर गुना। तो आर पर अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, देखो 3 से इन सब में गुना, y से इसमें गुना। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x, माइनस के 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, सभी में गुना करना पड़ता है। अब ये बराबर है तो बराबर लिखो, y से 1 में गुना करेंगे तो y। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, 3x प्लस के y पक्षांतर करेंगे तो माइनस के y। अब बराबर में माइनस का 3 है, इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये रहा प्लस का 3, प्लस छिपा ही रहता है, दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। यह हमारे पास समीकरण 1 आ गया, ठीक है। शर्त 2 के अनुसार चलते हैं, शर्त दूसरा ले लेते हैं। तो शर्त 2 में क्या कहता है कि फिर कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में 8 जोड़ना है, तो अंश ऊपर है x है तो x रहेगा, बट्टे में y है हर, इसी में 8 जोड़ दो तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो 1/4 लिखो। अब यहाँ से r पर गुना करेंगे, तो गुना कैसे करेंगे, गुना कर दो, 4 से x में गुना करेंगे तो 4x, और बराबर में तो बराबर लिखो, y + 8 में 1 से गुना करेंगे तो y + 8 ही होगा। अब इसको लिख सकते हो 4x प्लस के y पक्षांतर करेंगे तो माइनस के y बराबर में 8। ये समीकरण 2, ठीक है। तो ये समीकरण है कि ये समीकरण 2 है, तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो एक हमारे पास क्या है, ये है 3x माइनस के y बराबर में 3, और समीकरण 2 क्या है, वो है 4x माइनस के y बराबर में 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1 है और ये 2 है। तो भाई विलोपन विधि से ज्ञात करना मतलब लुप्तीकरण विधि से, यानी किसी एक मान को लुप्त करना होता है, गायब करना होता है। तो अगर हम इस y वाले को गायब करें तो क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर, यानी जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा प्लस। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इसमें प्लस छिपा रहता है। अब एक माइनस का एक प्लस का आपस में कैंसिल, कट गया। तो ये बचा 3x में से 4x घटेगा तो माइनस के x बचेगा, और बराबर में 3 में से माइनस का 8 घटेगा तो माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई भाई 5, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास ये। अब यहीं पे निकालते हैं अगर x का मान, ठीक है। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, x का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो देख लो भाई, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है 3x माइनस के y बराबर 3, तो ये 3 है तो 3 लिखो, और बीच में क्या है, यहाँ गुना में है x, तो गुना लिखो, x की जगह पे 5 है तो 5 लिखो, और माइनस के y है ना तो माइनस के y लिख दो, और बराबर में 3 है तो बराबर में 3। अब देखो माइनस के y बराबर में 3 है तो 3 लिखो, 5 3 15, प्लस का 15 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस के y और बराबर में क्या होगा, 3 में से 15 घटाओ तो कितना होगा भाई,
तो ये होगा माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी भाई 12। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू। अब मैंने माना क्या था, भिन्न माना, भिन्न बराबर क्या माना था, भिन्न माना था x बटे y। तो x की वैल्यू 5 और बटा लगाओ, y की वैल्यू कितना 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसलिए। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से आंसर मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे नोट कैसे करना है ये देख लो, कुछ इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। गणित प्रश्नावली 3.5 कि चौथा का तीसरा सवाल, इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैंने समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बारी बारी से समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? सबसे पहली बात है कि इसमें जो क्वेश्चन देख रहे हैं सही उत्तर, गलत उत्तर, यानी शुद्ध उत्तर और सही उत्तर, है ना। तो यार ये जो है ना, इसमें हमें यही नहीं पता है कि सही उत्तर कितने हैं और अशुद्ध उत्तर कितने हैं, ये नहीं पता है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, हम लिखते हैं माना सही उत्तर, लिखते हैं सही उत्तर, ठीक है, बराबर x, और गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर, तो यहाँ पे लिखते हैं अशुद्ध उत्तर y हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों मैंने लिख दिया। ओके, अब इसमें हम जानते हैं कि सही उत्तर x और अशुद्ध उत्तर y है। x और y मैंने मान लिया। तो क्वेश्चन देखना, टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ से कहाँ तक जाता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। टोटल कितने अंक? 40 अंक अर्जित करते हैं। कब करते हैं? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, ठीक है, और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, इससे समीकरण 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने माना कि सही उत्तर की संख्या x, ठीक है, सही उत्तर की संख्या x माना। तो यहाँ पे देखोगे कि लिखा गया कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं, तो यहाँ पे देखो 3 में और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। ओके, अब 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो 1 अंक और अशुद्ध उत्तर यहाँ y माने हुए, तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y ही प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं कटौती की गई, कटौती यानी घटाना है आपको, तो घटाव का निशान लगाओ। और कितने अंक मिलते हैं? 40 अंक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40। इससे समीकरण 1 प्राप्त हो गया, यानी शर्त 1 के अनुसार। ये हुआ शर्त 1 के अनुसार, ठीक है। अब हम चलते हैं शर्त 2 के अनुसार। तो 2 में आप देख लीजिए, 2 में कहता है, यहाँ पे गौर से देखिए की गई है। अब फिर कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक यानी सही वाला क्या माने x, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x, और 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे, तो यहाँ पे अशुद्ध उत्तर हम y माने हैं, तो y से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। अब कहता है ये कटे यानी घटना है, घटेगा इसमें से, तो घटा दिए, तो क्या होगा यहाँ पे 50, तो हम लिखेंगे 50, कितना 50 अंक है ना, तो 50, तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो कहता है अंक अर्जित करता है, तो टेस्ट में माना कितने प्रश्न थे ये पूछा जा रहा है। नो प्रॉब्लम, इसी से हम निकाल लेंगे x और y की वैल्यू, उसके बाद पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें अगर हम 2 कॉमन ले इसी को, तो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे 2 नहीं मानेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो अंदर 2x माइनस की हो जाएगा y सिर्फ, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, भाग लग जाएगा। अब 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 85 रहेगा। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 25 दूना 50, काट दिया। देखिए 2 कॉमन लेने का, 2 से इस समय में भाग, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 और x है तो x, 2 से 2 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 में y से गुना किए तो y आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस के y बराबर में 25। ये हो जाएगा समीकरण 2, राइट। अब इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिख देते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी भी विधि से आप ज्ञात करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना, 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x माइनस के वाई बराबर में 40 और यहाँ पे क्या है 2x माइनस के वाई बराबर में क्या 25। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 में से, यानी जैसे हम इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है किसी एक मान को घटाना होता है, यानी गैप करना होता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। तो गैप करना है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि घटाने पर लिख देंगे। घटाने पर लिखते हैं तो इसका क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, मतलब जो ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का आपस में कैंसिल, कट गया, एक मान गायब हो गया। अब 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा बराबर 40 में से 25 को घटा दो, तो 40 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा भाई, तो ये बचेगा भाई 15। तो मैंने 15 लिख दिया, x की वैल्यू 15 आ गई, राइट। अब यहीं पे हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 में रख देते या 2 किसी में भी रख सकते, 1 में रखने पर आप लिख दो। तो एक हमारे पास क्या है यहाँ पे देख सकते हो कि ये है 3x माइनस के वाई बराबर में 40। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 और x में क्या गुना होता है तो गुना का चिन्ह लगाओ और x के जगह पे 15 है मान तो 15 लिखो एंड माइनस का y है तो y लिखो और बराबर में 40 है तो 40 लिखो। माइनस के y तो y बराबर में 40 तो 40, 15 ये 45 हुआ तो ये प्लस का 45, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस का 45। तो माइनस के y बराबर 40 में से 45 घटाएंगे तो माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना होगा 5 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूछा क्या गया था कि कितने प्रश्न थे, टोटल देखो y यानी वाला 5 और ये 15, 15 और 5 कितना हुआ 20 हुए। तो टोटल प्रश्न जो हुए यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कुल प्रश्न 20, यानी x प्लस के y दोनों मिला करके शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिला करके ना होगा, तो x की वैल्यू क्या है भाई वो है हमारे पास 15 और प्लस में y की वैल्यू 5, टोटल हुआ 20। ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। चौथा सवाल, इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको सारे के सारे वीडियो का जो लिंक है या प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने में, क्योंकि आपके बुक में किसी बुक में सही से दिया हुआ है और किसी बुक में गलत से लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन को ही लिख दिया हुआ है। तो आज हम ठीक करके इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूर्ण रूप से मैंने सही किया है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ से एक समीकरण बनेगा। ठीक है, और कहता है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ी गलत तरीके से लिखा गया है। मैंने सही क्या किया, यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, तब दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सही होगा। इट मीन्स कि 5 घंटे पश्चात मिलती है और फिर उसको देना चाहिए कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये लिखा होना चाहिए। तो कुछ बुक में दिया हुआ है ये और कुछ बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है तो मान लेंगे कि माना यहाँ पे माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा या पर आवर। ठीक है, और दूसरी कार की चाल मानेंगे दूसरी कार की चाल, ठीक है, y किलोमीटर पर घंटा। अब शर्त 1 के अनुसार चलते हैं तो इससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शर्त 1 के अनुसार कहता है
कि एक राज्य में दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर के दूरी पर, कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ध्यान दीजिए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, एक ही समय चलता है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, अब देखिए अलग अलग चाल से चलती है, तो याद रखना जब कार अलग अलग चाल से चलते हैं तो हम दोनों के बीच यानी दोनों कारों के बीच हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यानी घटा देते हैं, और अपोजिट चले उल्टा चले तो हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न चालों से चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। कितने घंटे पश्चात, 5 घंटे पश्चात। तो याद रखिए पहले से पहली कार की चाल क्या है, x किलोमीटर पर घंटा, तो 5 घंटा कहता है तो इसमें हो जाएगा 5x, याद रखिएगा। और दूसरी कार 5 घंटे ही बाद है तो 5y हो जाएगा। और भिन्न भिन्न चाल कहता है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो 5x माइनस 5y बराबर कितना है किलोमीटर टोटल, 100 किलोमीटर, तो 100 लिख दीजिए। अगर हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस के वाई बराबर में 100। 5 से काटिए तो 20 पंचे 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये आ जाएगा x माइनस के वाई बराबर में 20, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, राइट। अब यहाँ से हम समीकरण 2 निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं शर्त 2, क्या लिखेंगे, शर्त 2 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ शर्त 2 के अनुसार हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए शर्त 2 यहाँ ही है, देखिए यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत यानी उल्टा दिशा में चलती है, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो हम मानेंगे कि पहली कार की चाल x, अब अगर x में 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, ठीक है, और y से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, y होगा, और विपरीत कहता है तो आप ऐड कर दो, ठीक है। तो x प्लस के y बराबर में कितना, 100 किलोमीटर है, तो हम लिख देंगे 100, और ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे, विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, कुछ इस तरीके से हम पहले लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो हमारा पहला है समीकरण x माइनस के y बराबर में 20 और दूसरा x प्लस के y बराबर में 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते जोड़ने या घटाने, कुछ भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, जोड़ने पर हम लिख दिए तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा है तैसा ही रहेगा। देखिए ये माइनस का y प्लस का y आपस में कैंसिल कर जाएगा, एगो x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x, अब बराबर में कितना होगा 100, ये 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा, काटो 60 दूना 120 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई भाई 60, राइट। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दे या 2 किसी में भी रख दे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो एक हमारे पास क्या है x की वैल्यू कितना, x माइनस की y है समीकरण और बराबर 20, तो x की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 और माइनस के y, अब बराबर में हम लिख सकते हैं कितना 20, ठीक है। तो माइनस के y बराबर में क्या हो जाएगा 20, प्लस के 60 है पक्षांतर में माइनस का 60, तो माइनस के y बराबर 20 में से 60 घटेगा तो माइनस के 40 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 40, ठीक है, और x की वैल्यू 60। तो आपने माना पहली कार की चाल x किलोमीटर पर घंटा, तो पहली कार की चाल हो गई 60, दूसरी कार की चाल हो गई 40, ठीक है। ये हमारे पास 40 किलोमीटर पर घंटा आप कह सकते हो, इसका भी किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं।